प्रिय विद्यार्थियों, मैं उमाकांत प्राज्ञहंस आप सभी के सम्मुख आज प्रायोगिक कार्य अर्थात प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार करें यह सिखाने का प्रयास करूंगा। जो लोग प्रोजेक्ट कार्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें दिक्कत आ रही है, मुझे उम्मीद है वो इस वीडियो के बाद उनकी ये समस्या समाप्त हो जाएंगी। ज़्यादातर विश्वविद्यालयों ने अब जब से सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, प्रोजेक्ट कार्य बनाना आरंभ कर दिया है और वो बनवाते हैं तो उसमें सबसे पहले छात्रों के सम्मुख यही समस्या आती है कि प्रोजेक्ट वर्क कैसे तैयार करें। तो किसी प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार या तो हम ये कर सकते हैं कि किसी कहानी या उपन्यास की समीक्षा लिखें, या जो भी पाठ्यक्रम के अनुसार है उसकी समीक्षा को लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है किसी शीर्षक पे काम करें। मैं आज वही दूसरा तरीका आपको समझा रहा हूं कि किसी शीर्षक विशेष का चुनाव करके हम कैसे उस कार्य को करें। इसके लिए हमें सबसे पहले उस प्रोजेक्ट वर्क जिसे हम प्रायोगिक कार्य कह रहे हैं, उसके लिए हमें एक फाइल तैयार करनी होगी जिसमें सबसे पहले एक कवर पृष्ठ बनेगा, फिर मौलिकता का प्रमाण पत्र का एक पृष्ठ रहेगा, फिर विषय सूची बनेगी, फिर भूमिका लिखी जाएगी और फिर अध्याय लिखे जाएंगे और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची बनेगी। समझने की बात यह है कि कवर पृष्ठ कैसे तैयार करें। तो कवर पृष्ठ के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत सुंदर सा स्वरूप देने के लिए हम उस पृष्ठ को चारों तरफ से एक चौखटे के रूप में लाइनिंग कर सकते हैं, कोई डिजाइन बना सकते हैं, या यूँ कहें कि किसी कंप्यूटर से हम उस पृष्ठ का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और सबसे ऊपर उसमें हम उस टॉपिक विशेष को, उस शीर्षक को लिखेंगे जिस पर हम काम करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम में सामाजिकता, है ना, या सामाजिक चेतना। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो जिस भी, मान लीजिए हम किसी कहानी पर काम कर रहे हैं तो हम उसी हिसाब से लिखेंगे और उसी लेखक का नाम भी लिखेंगे और जिस काम को करना चाह रहे हैं उस पर लिखेंगे। तो और बीच में हम लिखेंगे कि हमारी कक्षा कौन सी है और हम कौन से प्रश्न पत्र के लिए प्रायोगिक कार्य तैयार कर रहे हैं और कौन सा सत्र है। एक तरफ निर्देशक का नाम आएगा उसके पद के साथ में और दूसरी तरफ छात्र का नाम आएगा और नीचे की तरफ महाविद्यालय का नाम और सबसे नीचे कह सकते हैं कि विश्वविद्यालय का नाम आएगा। मैंने यह प्रयास किया है, थोड़ा सा रफ आपको बना के दिखाया है कि ये कवर पृष्ठ का एक चित्र हो सकता है। तो अब सबसे पहली बात यही आती है कि हम जो भी विषय चुनें उसे सबसे ऊपर लिखें। प्रायोगिक कार्य किस सत्र का है, किस प्रश्न पत्र का है, किस सेमेस्टर का है, ये बात बीच में लिखें और एक तरफ निदेशक और छात्र का नाम इस तरीके से बनाएं। अब बात आती है मौलिकता के प्रमाण पत्र की। तो मौलिकता के प्रमाण पत्र में सबसे पहले ऊपर पृष्ठ पर मौलिकता का प्रमाण पत्र एक शीर्षक डाल लें जिसे हम हेडिंग कह सकते हैं और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि प्रमाणित किया जाता है। क्या प्रमाणित किया जाता है कि यह मेरा काम, यह कार्य मैंने किया है, अर्थात मेरे द्वारा किया गया है, यह मेरा मौलिक कार्य है और यह मैंने कहीं से चोरी नहीं किया है। और अगर किसी अन्य कार्य से इसमें जो थोड़ी बहुत समानता पाई जाती है वो संयोग मात्र है, वो चोरी का हिस्सा नहीं है और यह मैं प्रमाणित करता हूँ, यह मेरा अपना काम है, अपना निजी काम है। ठीक है। और नीचे नाम, कक्षा और उसके साथ में सेमेस्टर भी आएगा, अनुक्रमांक भी आएगा, आप लिख सकते हैं जी। जैसा कि मैंने ये प्रयास किया छोटा सा, तो इस तरीके से जो रफली मैंने लिख के बताया है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद कोई विशेष इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस यही छोटी छोटी बातें जो मैंने बताई कि ये मेरा अपना काम है और यह मैंने कहीं से चोरी नहीं किया है, ये मूल बात इसमें लिखी जानी है। और इसके बाद हम आगे चलेंगे। मौलिकता के प्रमाण पत्र की बस यही जरूरत है कि हमने इस काम को करने में कहीं किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की है। और मौलिकता के प्रमाण पत्र के बाद जो बात आती है वो आती है कि अध्याय क्रम का विभाजन कैसे करें। तो अध्याय के क्रम के विभाजन के लिए सबसे अच्छा मैं तरकीब आपको बताता हूं
कि विषय सूची आप बनाइए और विषय सूची में सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट होगा वो होगी भूमिका, और उसके बाद उसमें जो रहेगा उनके जो भी विषय हमने शीर्षक चुना है उसको अध्यायवार हम क्रम से अध्यायों में उनको चुनते जाएंगे। ठीक है ना, प्रथम अध्याय में क्या लिखना है, द्वितीय में क्या लिखना है, ये विषय ही सोचने का है, समझने का है। सबसे पहली बात आती है कि भूमिका में हम क्या लिखें। तो विषय सूची में जो मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट आते हैं जैसे भूमिका, अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय, अध्याय तृतीय, अध्याय चतुर्थ, अध्याय पंचम। पांचवें अध्याय में हम उपसंहार या निष्कर्ष लिखते हैं और अंत में संदर्भ ग्रंथ सूची रहेगी और इसी के साथ कार्य खत्म हो जाएगा। एक तरफ पृष्ठ संख्या रहती है, तो ये विषय सूची बन जाएगी। सच बात तो ये है, यह विषय सूची का पृष्ठ शुरुआत में ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है, लेकिन अंत में इसको हम तब बनाते हैं जब हम सारे विषय पर काम कर चुके होते हैं। ठीक है ना। तो अब आती है बात भूमिका की। तो भूमिका में दो बातें आप मुख्य रूप से लिख सकते हो। बहुत छोटी सी भूमिका बनानी है, एक ही पृष्ठ में पूरी भूमिका खत्म कर देनी है। तो हम ये लिखेंगे कि ये काम हमने क्यों चुना, जिस विषय पर, जिस शीर्षक पर हम काम कर रहे हैं, तो उस काम को हमने क्यों चुना। और दूसरी बात हम ये भी लिखेंगे, इस कार्य को चुनने के दौरान जो भी हमने चुना उसमें हमें किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। तो ये बात भी हम भूमिका में लिखेंगे कि किन किन का सहयोग प्राप्त हुआ। अब सभी का, मान लीजिए घर वालों का सहयोग रहा हो तो घर वालों के सदस्यों के नाम लिखे जा सकते हैं। लाइब्रेरियन का सहयोग रहा हो तो लाइब्रेरियन का नाम लिखा जा सकता है। किसी पढ़े लिखे भाई बहन का किसी प्रकार का कोई सहयोग है तो हम वो भी लिख सकते हैं। अब आती है प्रथम अध्याय में क्या लिखें। तो प्रथम अध्याय में मान लीजिए हम किसी कवि पर या किसी कहानीकार पर हम काम करना चाह रहे हैं, उसके किसी कविता पर या उसकी किसी कहानी पर काम करना चाह रहे हैं, उपन्यास पर काम करना चाह रहे हैं। छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क होता है तो आप उपन्यास पे तो काम मत करिए, कहानी पर ही करिए या किसी कविता पर ही करिए। तो उसमें क्या है, हम सबसे पहले हम पहला अध्याय बनाएंगे कि हम किस कवि के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कवि का नाम लिखेंगे या कहानीकार का नाम लिखेंगे और उसका व्यक्तित्व एवं कृतित्व, है ना, जैसा कि ये मैंने लिखा है, इस तरीके से हेडिंग डाल लेंगे, ये प्रथम अध्याय बन जाएगा। और इसमें दो ही चीजें लिखेंगे, आधे पृष्ठ पर लगभग हम व्यक्तित्व लिख देंगे और बचे हुए आधे पृष्ठ पर हम कृतित्व लिख देंगे। इस तरीके से ये काम हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है दूसरे अध्याय की। ठीक है, दूसरे अध्याय में हम क्या करें ऐसा कि बहुत अच्छा काम हो जाए। तो दूसरे अध्याय में हम ये करेंगे कि भाई हम किसी टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं। हम मान लो किसी कहानी की सामाजिकता खोजना चाहते हैं या सामाजिक चेतना खोजना चाहते हैं, तो हम सामाजिक चेतना क्या होती है उसका अर्थ और परिभाषा लिखें, जैसा कि ये मैंने लिखा है सामने, आप देख सकते हैं। और या फिर हम ऐतिहासिकता खोजना चाह रहे हैं तो ऐतिहासिक चेतना या ऐतिहासिकता का अर्थ और परिभाषा, या आर्थिक चेतना तो आर्थिक चेतना का अर्थ और परिभाषा, या फिर ग्रामीण अंचल के बारे में लिख रहे हैं तो उसका अर्थ और परिभाषा। मतलब जिस पर भी हम काम कर रहे हैं उसका अर्थ और परिभाषा बताएं, ताकि पता चल सके कि हम जो काम करने जा रहे हैं जिस क्षेत्र में उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ होता है। ठीक है ना। और इस तरीके से हम दूसरा अध्याय बना लेंगे। अब बात आती है तीसरे अध्याय की। तो तीसरे अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि हम जिस कहानी पर या जिस कविता पर काम करना चाह रहे हैं उसका हम सारांश लिखें अपने शब्दों में। कविता है तो हम उसका एक संक्षिप्त व्याख्या लिख सकते हैं, उसका निचोड़ लिख सकते हैं, कहानी का सारांश लिखा जा सकता है। मान लो जैसा कि मैंने इसमें शीर्षक जो आपको दिखाया था, फणीश्वर नाथ रेणु जी की तीसरी कसम कहानी पर अगर हम काम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उस तीसरी कसम कहानी का जो सारांश है वो हम लिखेंगे। ठीक है, वो हम लिख देंगे और ये आधे पृष्ठ पर, पौन पृष्ठ पर बहुत संक्षिप्त रूप में जितना आप लिख सकते हैं उतना लिख दें, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे। और इसके बाद जो चौथा अध्याय प्रारंभ होगा, उस चौथे अध्याय में मुख्य जो हमारा शीर्षक था, जैसे कि मान लो यही शीर्षक था कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम में सामाजिक चेतना या सामाजिकता, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ही चौथे अध्याय के नाम से आएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है।
अब ये क्या है, इससे क्या होने वाला है, इससे ये होगा कि हम उस कहानी या उस कविता को खोल लेंगे और जो भी चीज हम उसमें खोजना चाह रहे हैं वो खोजते चले जाएंगे। सामाजिक जो भी बातें आ रही हैं, जो समाज को इंगित करती हैं, समाज को उद्घाटित करती हैं, ये बताती हैं कि उस व्यक्ति विशेष में, समाज की या कहानी के पात्रों में समाज की चिंता है, उनकी चेतना है, उसकी समझ है, ये बातें बताते हुए, या उनमें ऐतिहासिक चेतना है, या वो ऐतिहासिक विचारधारा से जुड़े हैं, जो भी, या फिर हम कह सकते हैं कि आर्थिक चेतना को दिखा सकते हैं, सांस्कृतिक चेतना को दिखा सकते हैं, उसमें जो भी हम दिखाना चाहें वो हम दिखा सकते हैं, ठीक है ना। उसमें खान पान, रहन सहन, पहनावा, ये सब चीज आ जाती है सांस्कृतिक चेतना में है, तो हम जिस रूप से उसे दिखाना चाहते हैं वो दिखा सकते हैं। अब आती है बात पंचम अध्याय। तो पंचम अध्याय में हमने जो भी काम किया उसमें निष्कर्ष के रूप में हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि भाई हमने जो काम किया वो किस मात्रा में हमें मिला, क्या अच्छे स्तर का काम मिला, खराब स्तर का मिला, कम मिला, ज्यादा मिला, किस स्तर का मिला, ये सारी बात हम अपने मन की लिखते हैं। कुछ नया उसके दौरान जो हमें मिला वो भी हम वहां लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है अंत में, ये पांचों अध्याय हमने लिख लिए, अंत में एक पृष्ठ और आएगा जिसमें संदर्भ ग्रंथ सूची रहेगी, और संदर्भ ग्रंथ सूची में हमने अपने काम के दौरान जिन जिन किताबों का सहारा लिया, जिन जिन अर्थ लिखने के लिए हमने शब्दकोश लिए, हमने परिभाषाएं लिखने के लिए जिन किताबों का सहारा लिया, हमने कहानी या कविता को पढ़ने के लिए जिस पुस्तक का सहारा लिया, तो उसके संपादक या लेखक का नाम और साथ में उस प्रकाशक का नाम भी वहाँ संदर्भ ग्रंथ सूची में उसका के बारे में हम क्रमशः बताते जाएंगे कि हमने इतनी पुस्तकों का इसमें उपयोग किया है। और इस तरह से क्या होगा, कुल मिला के एक प्रोजेक्ट वर्क, जिसे हम प्रायोगिक कार्य कह रहे हैं, वो एक छोटा सा प्रायोगिक कार्य तैयार हो जाएगा। हर एक पृष्ठ पर हम पृष्ठ का अंक डालेंगे, और यही जिस पृष्ठ पर भूमिका से नंबर 1 डाल सकते हो आप, उससे पहले के प्रश्नों को नंबरिंग नहीं भी देंगे तो काम चलेगा। और वहां से जब शुरुआत करेंगे आप, तो भूमिका, अब चूंकि विषय सूची वाला पृष्ठ अंत में बनाना था, मैंने आपको बताया था, तो अब हम उस पृष्ठ को बना सकते हैं। तो हम लिख देंगे पृष्ठ 1, है ना। दूसरे वाले पॉइंट अर्थात प्रथम अध्याय का पूरा नाम भी लिखेंगे, और सामने उसका जहां से वो जिस पृष्ठ पर शुरू हो रहा है उसका नंबर लिखेंगे। फिर इसी तरीके से दूसरे अध्याय का नाम लिखेंगे, ठीक है, जिसमें हम जिस विषय पर कर रहे हैं उस विषय का क्या अर्थ है, क्या परिभाषा है, वो उसका मतलब बताएंगे। पहले वाले अध्याय में हम उस कवि या लेखक के बारे में बताएंगे, और तीसरे अध्याय में हम उस कहानी या कविता के बारे में बताएंगे, और चौथे अध्याय में हम जो काम करेंगे वो काम करने वाले अध्याय में ही जरूर 3, 4, 5 पृष्ठ जरूर लग सकते हैं, क्योंकि कोई भी कहानी होगी इसमें हो सकता है कि जिस शीर्षक पर या जिस विषय पर आप काम कर रहे हैं उस विषय से जुड़ी हुई अधिक जानकारी उपलब्ध हो आपके लिए, है ना। तो ऐसे करके 10-12 पृष्ठ का एक अच्छा सा टॉपिक बन के तैयार हो जाएगा।